जय हिंद दोस्तों, मैं आफ्ताब राणा आप सभी को अपने YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस के फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा एक लेक्चर जैव प्रक्रम एवं पोषण के बारे में हुआ था, उसमें हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम एवं पोषण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पहले देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस वर्ड आया कहां से। तो फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है वह ग्रीक शब्द से आया। यह एक ग्रीक शब्द से आया, जो ग्रीक शब्द कौन सा था? फोस प्लस संथेसिस। फोर्स प्लस सिंथेसिस। फोर्स का प्रोनाउंसिएशन हम लोग FOS करके कर रहे थे और सिंथेसिस का प्रोनाउंसिएशन सिंथेसिस हम लोग कर रहे थे। सिंथेसिस, जिसमें फोर्स का अर्थ था लाइट या हिंदी में इसको प्रकाश, और सिंथेसिस का अर्थ था कंबाइनिंग टुगेदर, यानी एक साथ संयोजन, एक साथ संयोजन अर्थात एक साथ मिलाना। तो हम लोग पहले देखें कि फोटोसिंथेसिस वर्ड आया कहां से। अब हम लोग इसके परिभाषा को देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो फोटोसिंथेसिस का परिभाषा, इसको पहले एक बार लिख लें आप लोग। देखेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा क्या होगा। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को ब्रैकेट में हम लोग बोलते हैं पर्णहरित, जो पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं कि वह प्रक्रम यानी वह विधि जिसमें स्वपोषी अर्थात जो अपना भोजन खुद बनाता है, बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहले देखेंगे कि पेड़ पौधा जो अपना ऊर्जा को होता है किस रूप में संचित करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि पेड़ पौधा ऊर्जा को स्टार्च या इसी को हिंदी में बोलते हैं
मंड। तो पेड़ पौधा अपने ऊर्जा को स्टार्च या मंड के रूप में संचित करता है, तो ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये पदार्थ बाहर से जो हम लोग लेते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल यानी मिट्टी से जड़ द्वारा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग पढ़ते हैं अभी, इसका इक्वेशन देखेंगे C6H12O6 जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। या इसका दूसरा परिभाषा हम लोग शॉर्ट परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन जिस विधि द्वारा बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या जब कोई हरे पेड़ पौधे अपना भोजन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर मिट्टी से जड़ द्वारा जल लेकर सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा कुछ इस तरह रहा, आप लोग लिख लीजिए, इसका साथ साथ लिखते चलेगा। प्रकाश संश्लेषण देखिए, अब देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कितने हैं, कौन कौन है, उसका नाम क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः चार, उसके लिए देयर आर 4 रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्ची सामग्री आवश्यक होती है। एक में कौन सा होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा में कौन सा है? H2O यानी जल। तीसरा में कौन सा है? सनलाइट या प्रकाश ऊर्जा। और चौथा है कौन सा? क्लोरोफिल। और आपका कौन सा? क्लोरोफिल। पहले देखेंगे कि क्लोरोफिल होता क्या है। ये तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्ची सामग्रियां, 4 कच्ची सामग्रियां कौन कौन है? CO2, H2O, सनलाइट या प्रकाश ऊर्जा, और इसको चौथा कौन सा आपका? यह है क्लोरोफिल, ये है। उसका देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण, इसको भी आप लोग देख लें। पहले इसको देख लेते हैं यहां से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर लगभग 71% में जल होता है और शेष 29% भागों में स्थल होता है। इसमें से भी अगर बात करें हम लोग सॉफ्ट वाटर की, तो लगभग 2.5% के वर्ग में होता है। सभी जगह पर इसका रेशियो अलग अलग मिलेगा, लेकिन लगभग 2.5% के वर्ग में माना जाता है सॉफ्ट वाटर, जिसको हम लोग मृदु जल बोलते हैं, जो जल हम लोग उपयोग करते हैं। प्रकाश ऊर्जा देख रहे हैं, क्लोरोफिल। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण, इसको आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण, तो इसमें देखेंगे पहले कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण। तो प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण करना। प्रकाश ऊर्जा को क्या करना? क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण करना। दूसरा क्या है? प्रकाश ऊर्जा को, या ब्रैकेट में लिख दें आपको, विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, ये देखिए। उसके बाद देखेंगे कि जल के अणुओं की, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट में अगला क्या होगा हमारा, जल के अणुओं की
हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडन। विखंडन अर्थात क्या कि उसको तोड़ना, अपघटन करना। और दूसरा क्या था, CO2 को, चौथा में है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में, CO2 का क्या करना, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ये देखिए, अब देखेंगे कि ये हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ यानी प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को कोई अगर ऑब्जर्व करता है तो कौन ऑब्जर्व करेगा उसको, क्लोरोफिल द्वारा उसको क्या करना, अवशोषण करना। दूसरा था प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा यानी रेडिएशन एनर्जी को चेंज करना किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। अगला था आपका जल के अणुओं की। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण दो प्रक्रियाओं में पूर्ण होता है। एक में होता है प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया, आगे पढ़ेंगे। पहले उसमें देखेंगे वहां पर कि क्या कारण है। यहाँ पर समझ लेते हैं, जल के अणुओं की हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडन या तोड़ना। चौथा था कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसको आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। अगला कि पेड़ पौधे का रंग देखते हैं हम लोग। पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है, पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। तो पेड़ पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। पेड़ पौधे का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि पेड़ क्लोरोफिल जो होता है वह कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। क्लोरोफिल जो होता है वह 4 टाइप का होता है। एक में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, तीसरा होता है ज़ैंथोफिल, चौथा होता है कैरोटीनॉइड। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल, जानते हैं जनरल इसका रंग कैसा होता है, हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा। लेकिन हम अभी देखेंगे कि क्लोरोफिल कितने टाइप के, 4 टाइप के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। अब इसमें देखेंगे कि क्या ये चारों का रंग हरा होता है, तो जी नहीं, चारों का रंग हरा नहीं होता है। केवल और केवल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का रंग कैसा होगा, हरा। तो अब यहां पर यह भी समझने के लायक चीज है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या पेड़ पौधे का रंग हरा होना अनिवार्य है, तो वहां भी होगा जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पेड़ पौधे का हरा रंग होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल का होना क्या है, अनिवार्य है। सब मान लेते हैं कि पेड़ पौधे का रंग हरा नहीं हुआ, उसकी पत्ती का रंग तो हरा है ना, उसकी पत्ती में क्लोरोफिल है, तो उसमें क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। अब इसको पहले लिखते चलिएगा साथ में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बाद में नहीं लिख पाइएगा, इतना हमको विश्वास है, क्योंकि हम भी ऐसा कितने बार कर चुके हैं। तो ये मैं आपको अपना निजी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे कि हम भी बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट है क्या, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। शायद 9th क्लास में, शायद नहीं 100% कंफर्म, 9th क्लास में आपने प्लास्टिड पढ़ा होगा। 1 मिनट यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। प्लास्टिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लवक, पेड़ पौधे में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, हरित लवक, लवक नहीं लिखेंगे, यहां से समझिएगा, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। देखेंगे पेड़ पौधे का रंग हरा किसके कारण होगा, हरित लवक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक को
ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और कौन सा ल्यूकोप्लास्ट, तीनों का अलग अलग कार्य है, समझते हैं यहाँ पर। पेड़ पौधे का रंग हरा किसके कारण होगा, हरित लवक के कारण। दूसरा है वर्णी लवक, वर्ण अर्थात होता है रंग, वर्ण अर्थात क्या होता है रंग। क्रोमोप्लास्ट पेड़ पौधे के पुष्पों एवं उसके फलों के बीजों का जो रंग होता है उसका डिटरमिनेशन किसके द्वारा, उसका निर्धारण किसके द्वारा होगा, वर्णी लवक के कारण। और अवर्णी लवक मुख्यतः भोजन को भंडारित करने का कार्य करती है, यानी भोजन संचित करने का कार्य करती है, और अवर्णी लवक पेड़ पौधे की जड़ में पाया जाता है। तो यहां से वो देखिए, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग का बिंदु वर्णक, हरे रंग का बिंदु वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी हरे रंग के बिंदु वर्णक पाया जाता है, इसको हम लोग क्या, या बिंदु कोशिका पाया जाता है, या क्या कहेंगे हम लोग इसको, बिंदु कोशिका पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के अंदर ही क्या पाया जाता है आपका पर्णहरित, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित उसमें पाया था। अब इसमें देखेंगे कि इसमें एक प्रकार का तत्व होता है, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर 12, यानी इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 12 होता है। तो वो देख लिए। अब अगला देखेंगे हम लोग, इसको मिटाते क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा हम लोग स्पीड रखेंगे और समझते भी चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में से उठाएगा भी तो यहीं से। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि पेड़ पौधे में गैसों का तो आदान प्रदान होगा 100%। जैसे देखिए, अगर गैसों का आदान प्रदान नहीं होता तो वायुमंडल से CO2 कहां से लेता, और अगर गैसों का आदान प्रदान नहीं होता तो हम लोगों के लिए जो पेड़ पौधे वायु ऑक्सीजन जो हम लोग को देती है वो कहां से आता। तो देखेंगे कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों, जड़ों तथा उसके काष्ठों द्वारा होता है, यानी पुराने जाइलमों द्वारा होता है। उसमें ये भी देखें, कौन बना, पत्ती, जड़ तथा उसके काष्ठ, यानी कहीं पे पुराने जाइलमों द्वारा भी होता है। अब देखेंगे पेड़ पौधे की पत्तियों में, पेड़ पौधे की पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र, यानी इसको हम लोग बोलते हैं टीनी होल्स, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं।
देखिए कि पेड़ पौधे की पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र जो टीनी होल्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा। इस रंध्र या स्टोमाटा को खुलने में कौन सा आपका तत्व सहायक होता है, तो पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है इस रंध्र को खुलने और बंद होने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है या मदद प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग ये देखें, उसके बाद जनरली देखेंगे हम लोग पहले कि प्रकाश संश्लेषण। अभी हमारा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण ही है और अभी तक चलेगा भी, अभी इसमें और पढ़ना बाकी है। अभी पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण कुछ इस तरह होगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, प्लस मिट्टी से जल लेगा, किसके, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 प्लस क्या बनाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जल का विघटन किस किस में होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में विघटन होता है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर बनेगा, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो यहाँ बनेगा एक है कौन सा, जल बनेगा H2O। पहले इसको देखेंगे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, यानी समीकरण को बैलेंस कैसे करेंगे। तो समीकरण को हम लोग, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, कि जब तीर चिन्ह के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अणुओं उसके अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहां पर देखते हैं हम लोग पहले हाइड्रोजन 12, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, केवल 2 है, तो इसको तो पहले 12 यहाँ पर अगर देखते हैं, सिंपल देख लेते हैं इसको, आप लोग इसको करते रहिएगा। केमिस्ट्री के जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सर जी पढ़ा देंगे कि कैसे इसको बैलेंस करना है। कर हम भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यू होगा, इसलिए डायरेक्ट बता देते हैं। अब देखेंगे कि जब आपका हुआ कि ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण, आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हो गया। इसमें देखेंगे जो हमारा इधर प्रोडक्ट आपका बनता है, पहले तो इसको देखेंगे कि यह प्राइमरी प्रोडक्ट इसको कहेंगे, इसको प्राइमरी प्रोडक्ट यानी प्राथमिक उत्पाद, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट यानी द्वितीयक या दूसरा उत्पाद। अगला चीज ये देखेंगे हम लोग, इसको ऐसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी प्रोडक्ट। अब ये भी चीज देखेंगे कि क्या मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट वह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि इनऑर्गेनिक है, यानी कार्बनिक है या अकार्बनिक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट इज इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी प्राथमिक उत्पाद कार्बनिक उत्पाद होता है, द्वितीयक उत्पाद अकार्बनिक उत्पाद होता है। अब यहां पर देखेंगे इसके सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट, उप या इसको उपोत्पाद बोलते हैं, उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था, तो वो होता है आपका ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान लगभग 60% ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी 60% ऑक्सीजन बनता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखें कि इस सबको लिखते चलिएगा, 2 मिनट के लिए साइड हो जाते हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं।
इतना हम लोग पढ़े हैं अभी तक प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब फिर थोड़ा सा देखते हैं। सामान्यतः पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? तो पत्ती में। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्ती में। किसकी सहायता से? तो हरित लवक की सहायता से, या मतलब इसको क्लोरोप्लास्ट, अभी मतलब क्लोरोफिल की लिख देते हैं। क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे, फिर उसके अंदर हमको क्लोरोफिल में जाना पड़ेगा, यहीं पर लिख देते हैं क्लोरोफिल। कहाँ बनाते हैं? पत्ती में। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। तो किसकी सहायता से हम लोग? क्लोरोफिल की सहायता से। तो अब देखेंगे कि क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद एक हरित लवक भी लिख देते हैं, आपका समझ लेते हैं, यहीं पर हम लोग सब टर्म को यहीं समझ लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आएगा, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी इकाई है? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आएगा, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो वो आपका हरित लवक। इस तीनों को फिर यहां पर लिख दीजिए, इसको मिटाते हैं। अब फिर यहां पर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रक्रिया में पूर्ण होती है, दो चरणों में पूर्ण होती है। एक को बोलते हैं हम लोग प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा को बोलते हैं हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरा को बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। सीबीएसई में इसी लाइट रिएक्शन को केल्विन साइकिल बोला जाता है। इसी लाइट रिएक्शन को कौन सा साइकिल? केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल वही है जो आपका कौन सा लाइट रिएक्शन। पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश यानी सनलाइट का होता है, सूर्य प्रकाश का कुछ विशेष काम नहीं होता। उसका विशेष काम क्या होता है? आपका जल के अणुओं को विभक्त करना। किस किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस किस में विभक्त करना? हाइड्रोजन और किस चीज में? ऑक्सीजन में विभक्त करना। यही आपका प्रथम चरण हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। दूसरा है आपका कौन सा? डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया। जब वह इसके प्रोडक्ट के रूप में जब C6H12O6 यानी जब ग्लूकोज का निर्माण होता है, उस समय सूर्य प्रकाश के रहने और न रहने से उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसे हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया या कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। इसको फिर मिटाते हैं हम लोग। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझते हैं। प्रकाश अभिक्रिया क्या देखिएगा, उसमें सूर्य प्रकाश का उपयोग यूज केवल जल के अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभक्त करना होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में जब हम लोग प्रकाशिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो इसके निर्माण के फलस्वरूप प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसको हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो इसको हम लोग प्रथम चरण और इसको हम लोग द्वितीय चरण यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो प्रक्रियाओं में पूर्ण होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसको मिटा करके
दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्या है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल केवल हरित लवक के ग्रैना में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोफिल केवल हरित लवक के ग्रैना में पाए जाते हैं। उसके बाद ऐसा माना सामान्यतः या वस्तुतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पैलिसेड कोशिकाओं में पूर्ण होती है। यानी वस्तुतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें? पैलिसेड की कोशिकाओं में क्या होती है? पूर्ण होती है। अब नेक्स्ट फिर देखेंगे वायु में CO2 की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ता है, परंतु जब CO2 की सांद्रता 0.2% से अधिक हो जाए, पहले इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। परंतु जब CO2 की सांद्रता 0.2% से अधिक हो जाए तो इसकी दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश वायु में CO2 की सांद्रता कितना प्रतिशत से? 0.03% से जब अधिक हो जाए, यानी उसका दर जब बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ जाएगा। लेकिन जब CO2 की सांद्रता, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बढ़ाते चले जाएं, ऐसा नहीं है। जब 0.2% से अधिक हो जाए, जब इसकी सांद्रता बढ़ करके तो इसकी प्रकाश तो अधिक हो जाए तो इसकी प्रकाश क्या, परंतु जब CO2 की सांद्रता 0% से अधिक 0.2% से अधिक हो जाए तो इसकी दर पर, यानी प्रकाश संश्लेषण दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट होगा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण का दर या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक, आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक लाल रंग में होती है। लाल रंग या रंग के जगह पे आपको वहां पे वर्ण भी देखने को मिले, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक लाल रंग में, और अगर लाल नहीं रहे तो नीला रंग में होती है। नीला रंग में होती है। नीला रंग के साथ हम कब जाएंगे? जब मेरा लाल नहीं रहेगा, लेकिन जब लाल रहेगा तो नीला के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक किस रंग के साथ है? लाल रंग के साथ होती है। और सबसे कम, यहीं पर लिख लीजिएगा आप लोग, सबसे कम किस वर्ण के साथ है? हरा रंग के साथ। आप जानते भी हो सकते हैं कि क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे का ऑलरेडी जो कलर होता है वह कौन से कलर का होता है? हरा कलर का ही होता है। तो ये हम लोग देख लिए। अब ये हमारा जनरली प्रकाश संश्लेषण टॉपिक जो है वह समाप्त होता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में पोषण। हम लोग आज अमीबा और पैरामीशियम दोनों को समाप्त करेंगे। अमीबा और पैरामीशियम को क्या करेंगे, दोनों को समाप्त करेंगे कि अमीबा और पैरामीशियम। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अमीबा के बारे में। अमीबा अमीबा की खोज किसने किया था? रसेल वान रोसेनहॉफ ने 1755 में जब इसका खोज किया था तो इसका नाम दिया था अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस क्यों नाम दिया था, ये चीज को समझते हैं पहले। अंग्रेजों के एक काल्पनिक सामुद्रिक देवता जिसका नाम था प्रोटियस, अंग्रेजों के एक काल्पनिक मतलब इमेजिनरी गॉड थे, वो रियल के नहीं थे, इमेजिनरी गॉड थे, काल्पनिक देवता समान मतलब आता बुक में कि उनके एक काल्पनिक देवता जिनका नाम क्या था, प्रोटियस। तो उनका नाम अमीबा का नाम प्रोटियस ही उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का क्या होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यानी ये हमेशा अपना आकार बदलते रहती है। तो प्रोटियस यह भी अपना आकार हमेशा बदलते रहते थे, इसलिए अमीबा का नाम अमीबा प्रोटियस दिया गया। इस चीज को हो गया। तो पहले अमीबा का खोज रसेल वान रोसेनहॉफ ने 1755 ईस्वी में किया था, उस समय इसका नाम अमीबा प्रोटियस दिया गया। अब इसके बारे में हम लोग विशेष पढ़ते हैं। अमीबा, यहीं से इसको क्लियर करते चलेंगे। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्यों होता है? पहले तो देखेंगे कि यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिकीय जीव मानती है, अमीबा है। इसमें क्या केंद्रक है, इसमें क्या है, कोशिका द्रव भरे हुआ है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, हम बना दिए अमीबा का आकार ऐसे ऐसे करके भी हो सकता है। यह एक कोशिकीय जीव है, इसके बीच में क्या है, कोशिका द्रव भरा हुआ है। कोशिका द्रव के उभरने के पश्चात जो इसमें ये इस टाइप का जो ये आकार बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पादाभ, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया या इसको हम लोग ऐसे कुटपाद बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कुटपाद बोलते हैं। तो अमीबा में देखिए कि ये क्या है, ये कोशिका द्रव के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार निश्चित नहीं होता। एक कोशिकीय जीव है यह, प्रोटोजोआ। यह कौन सा संघ का जीव है? यह प्रोटोजोआ संघ का क्या है, सदस्य है। उसके बाद यह मृदु जलीय जीव है जो नदी, तालाब एवं पोखरों में पाया जाता है। जो किसमें? नदी, तालाब एवं पोखरों या झीलों में पाया जाता है। इस चीज को देख लें। अब इसके बाद देखेंगे अमीबा जनरली कई टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो अमीबा पाया जाता है वह अमीबा प्रोटियस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी इसके अन्य टाइप है अमीबा रेडियोसा,
अमीबा कौन सा है? रेडियोसा। इसके अन्य कई टाइप्स हैं। उसके बाद अमीबा रेडियोसा आ गया, अमीबा डिस्कोइसिस हो गया, उसके बाद अमीबा डिस्कोइसिस अमीबिए देखिए। उसके बाद देखेंगे कि इसका भोजन, अमीबा का भोजन क्या है? छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े कॉमा जीवाणु कॉमा डायटम कॉमा अन्य एक कोशिकीय जीव, वहां पर लिख सकते हैं बगल में, अन्य एक कोशिकीय, अन्य एक कोशिकीय क्या होता है? जीव होता है। अब यहां पर हम लोग एक फिगर के द्वारा समझते हैं। यहां पर पहले ये मान लिए कि अपना अमीबा हो गया, ठीक। यहाँ पे कोई भोजन का पार्टिकल्स रखा हुआ, भोजन का क्या रखा हुआ? टुकड़ा रखा हुआ, कण रखा हुआ। अमीबा इस वाले अपने कुटपाथ को आगे ऐसे करके फैला करके लाता है और इस वाला पार्ट ये फिर जब मुड़ जाता है तो ये वाला पार्ट विलुप्त रहता है। यानी ये इसका आकार जो बना था कोशिका द्रव के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार होता है। तो ये भोजन रसधानी बन जाता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? भोजन रसधानी में। तो यहां देखिए अमीबा में भोजन का पाचन किसमें? भोजन का पाचन भोजन किसमें? भोजन रसधानी में। अब यहाँ इस चीज को लिखने के बाद फिर और मिटाना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा टॉप पॉइंट बचा हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिए पहले, उसके बाद बताते हैं। यहीं पर समझ लेते हैं कि अमीबा का प्रचलन अंगक, प्रचलन अंगक अर्थात क्या होता है? जिसकी सहायता से वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करे? गति करे। जैसे हम लोग अपने पैरों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हमारा प्रचलन अंग क्या कहलाएगा? पैर। वैसे ही अमीबा का प्रचलन अंग कौन कहलाता है? कुटपाद। यानी अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान किसकी सहायता से? कुटपाद या पादाब या स्यूडोपोडिया की सहायता से क्या करता है? गति करता है। अब इसको पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पर फिर समझेंगे हम लोग कि अमीबा, ये फिगर बनानी है। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कोई निश्चित स्थान होता है? तो यहाँ पर होगा नहीं। अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। वह अब किसी भी भाग से वह अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। दूसरा देखिए, अमीबा में भोजन का मतलब किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है भोजन का पाचन? तो एक होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा क्या होता है? अवशोषण, फिर आगे होता है स्वांगीकरण या एसिमिलेशन वगैरह। इस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। अंतर्करण क्या? इसको अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है पाचन यानी डाइजेशन। तीसरा होता है अवशोषण यानी इजेशन। ये था इनजेशन, ये है इजेशन। तो अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण क्या कहता है? जब अमीबा अपने कुटपादों की सहायता से भोजन रसधानी में लेता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या करता है? पाचन करता है। तो पाचन किसकी सहायता से करता होगा? एंजाइमों की सहायता से करता है। पाचन किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से। कौन सा एंजाइम होगा आपका? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलिन। एमाइलिन हो गया भोजन का पाचन। अब इससे ज्यादा संभवतः अमीबा से क्वेश्चन नहीं आने का कोई चांस होता है, कहीं से भी नहीं आ सकता है।
अगर इतना ये बात अगर आपको ध्यान रख हो जाए तो क्लास 10th तक तो इससे बाहर कभी नहीं पूछ सकता है आपसे। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे पैरामीशियम के बारे में। हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में देखेंगे पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम का खोज किसने किया था? इनका नाम बड़ा लंबा होगा, एंटोनी ओनले वन हॉकने। एंटोनी ओनली वन हॉकने ने के कब 1678 ईस्वी में। पैरामीशियम का खोज एंटोनी है, एंटोनी ओनले वन हॉकने 1678 में। देखेंगे पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। इसको जस्ट हम लोग अमीबा से रिलेट इसलिए करेंगे क्योंकि साथ में अमीबा का भी याद हो जाएगा। यह भी प्रोटोजोआ संघ का जीव है। यह भी क्या है? मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय जीव है। उसके बाद मृदु जलीय जीव होगा, इसका आकार निश्चित होता है। तो निश्चित होता है तो इसका आकार किसी न किसी प्रकार का होगा, तो वो होता है चप्पल के सोल के आकार का। चप्पल के सोल के आकार का, जो मतलब स्लीपर अगर जो पहनते हैं तो उसका सोल जो होता है चप्पल के सोल के आकार का, इसलिए इसको जंतुक उत्तक भी बोलते हैं। क्या, कौन सा उत्तक? जंतुक उत्तक भी बोलते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि पैरामीशियम का, ये देखिए कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। उसमें से तो देखे थे, ये बनाते हैं थोड़ा सा पैरामीशियम, कोशिश, ये हो गया पैरामीशियम। ये आप देख रहे हैं, ये जो साइड से कांटेदार संरचना जो दिखाई दे रहा है, ये कहा जाता है सीलिया। तो अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? सीलिया। आप अब यहां से एक चीज और सीखें कि किसी भी कोशिकाओं का दो ही प्रचलन अंगक होते हैं। एक होता है सीलिया, दूसरा होता है फ्लैजिला। ये दोनों क्या है? प्रचलन अंगक है। जो कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं उसका कौन सा था जनरली? सीलिया और कौन सा? फ्लैजिला। अब इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीलिया इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो पहले देखेंगे कि सीलिया जनरली पढ़ते हैं हम लोग किससे? सी से, और फ्लैजिला किससे पढ़ते हैं? एफ से। सीलिया अगर देखेंगे ABCD पढ़ेंगे तो ABC, सीलिया कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, और फ्लैजिला कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। तो सबसे बड़ा कौन? फ्लैजिला। सबसे छोटा कौन? सीलिया। तो पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन? सीलिया। उसके बाद अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, परंतु पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने का एक निश्चित स्थान होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका मुख या साइटोस्टोम। या इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका मुख या कौन सा? साइटोस्टोम। ये हो गया। उसके बाद संभवतः आशा उम्मीद है कि इससे ज्यादा तो अब आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के लिए हमारा यह वीडियो यहीं तक रहा। आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन, यानी या डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने मित्रों को इससे जोड़ने के लिए जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन